क्या हाल है यूपीएस स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है तैयारी। लास्ट वीडियो हमारा डे 15 था और डे 16 17 में क्या करना है आपको मैं आज आपको बता देता हूँ। तो डे 16 में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो आपने जैसे कि पॉलिटी में बेसिक प्रीएम्बल और प्रीएम्बल का स्ट्रक्चर देखा, जाना, समझा। अब आप उसमें जब आगे आ जाओगे तो आप थोड़ा सा और गहराई में चीज़ों को देख पाओगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होता है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। कोई चीज़ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चल रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि इलेक्टोरल फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आप इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, और अगर किसी पार्टी को चाइना पैसा देगा तो क्या चाइना ने मतलब कोई दामाद है उनका, वो पैसा देगा तो कुछ ना कुछ बदले में लेगा। क्या ले सकता है चाइना? चाइना या कोई भी देश किसी दूसरे देश को फंड करके क्या ही ले सकता है? सिर्फ और सिर्फ उस देश को लूटने की कोशिश कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उस देश को अपने इस्तेमाल के लिए, फायदे के लिए लीक करवा सकता है, कमजोर कर सकता है। समझ रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो केस था, आप उसके बारे में पढ़ोगे तो ये हमारे संविधान की ही ताकत है। संविधान के एक पिलर जुडिशरी की वजह से है। आप धीरे धीरे समझोगे कि किसी भी एक सिस्टम के पास सारी ताकत नहीं है। लेजिस्लेचर पूरा स्ट्रांग नहीं है, एग्जीक्यूटिव ही स्ट्रांग नहीं है, जुडिशरी ही सिर्फ इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग नहीं है। सबकी एक दूसरे पे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। सब एक दूसरे को चेक्स और बैलेंसेस कर सकते हैं, करें ढंग से तो। समझ रहे हो? सब कुछ सबसे ऊपर जिस पे किसी की कोई डिपेंडेंसी नहीं है और जो किसी की भी अकाउंटेबिलिटी चेक कर सकता है, ये संविधान ताकत किसको देती है? तुम्हारे मेरे जैसे आम आदमी को। क्योंकि संविधान का प्रीएम्बल शुरू ही इस चीज से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट। समझ रहे हो? तो ये कानून व्यवस्था हम लोगों ने ही बना करके खुद को दी है, खुद का भला करने के लिए। यहां से शुरुआत होती है संविधान की। तो पॉलिटी में आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, कोई चीज है, अलग अलग मिनिस्ट्रियां हैं। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये फॉर एग्जांपल लेते हैं, आप ऐसे और भी केसेस देखोगे। तो क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है? तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज क्या बनता है? इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि वो कानून मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को इस बारे में सूचित करे। समझ रहे हो? और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ उसका ध्यान रखे। मिनिस्ट्री में कौन बैठा है? मिनिस्ट्री में नेता बैठा है। तो मिनिस्ट्रियों पे ध्यान लगाओ, मिनिस्ट्रियों पे नजर डालो, तब पता चलेगा कौन सा नेता कौन सी मिनिस्ट्री में क्या कर रहा है, अंदर बाहर। समझ रहे हो? मिनिस्ट्री को भी लगा कि हाँ यार ये तो गलत हो रहा है। कोई ईमानदार होगा तभी तो लगेगा, कोई ईमानदार होगा तभी तो लगेगा। ये बात डॉक्यूमेंटेड है कि इलेक्शन कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कई मर्तबा बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन वो जो उनकी एप्लीकेशन, उनकी रिपोर्ट थी, वो वहां मिनिस्ट्री में धरी की धरी रखी है। तो क्या हो जाएगा उससे? और धरी क्यों रखी है? आज की डेट में जुडिशरी का बंदा चाहे, एग्जीक्यूटिव का बंदा चाहे, लेजिस्लेटर का बंदा चाहे, तो 10 मिनट में सारी की सारी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन 10 साल से पड़ा है, 2 साल से पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें लाभ नहीं दिख रहा। अगर ईमानदार नेता होते तो तुरंत वो चीज जुडिशरी में डालते कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बाहर देश से फॉरेन फंडिंग नहीं अलाउड होगी भाई। ऐसे तो कोई भी एक परिवार, 2 परिवार, 100 परिवार बिक जाएंगे और 100 करोड़ लोगों को बेच देंगे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, दैट्स द सब्जेक्ट यूपीएससी आस्क फॉर। तो फंडामेंटल से जाओ, अपने अप्रोच को अच्छा रखो। ठीक है? इंडिया का संविधान पूरे तरीके से इंडिया को आजादी देता है कि वो अपना इंडिपेंडेंटली सब कुछ गवर्न कर सकता है। ये आजादी क्यों जरूरी है? ताकि दुनिया का कोई भी देश हमें ना चलाए, हम खुद को चलाएं। हमारा संविधान हमें इतना सशक्त करता है, दैट इज सोवरेनिटी। ऐसे ही पढ़ो, सोवरेन, सेक्युलर, सोशल, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। बहुत गहरी गहरी बातें हैं, खुद पढ़ो, खुद समझो, बेसिक से है। पढ़ लोगे तो अपना भला कर लोगे।
ठीक है, पढ़ लोगे तो अपना भला कर लोगे। अब दोस्तों ये करने के बाद आप पॉलिटी में आप और घुसे, आपने प्रियम्बल को अच्छे से खोला, उसकी गहराई में उतरे। फिर आओ आप हिस्ट्री पे। अब हिस्ट्री में हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था वैदिक के बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में। तो ये वाला जो अब आप अगला चैप्टर करो, क्योंकि मैं तमिलनाडु की बुक फॉलो करने का सजेशन आपको दूंगा, क्योंकि मेरे को वही समझ में आया एक्सपर्टीज से कि सबसे बेस्ट सोर्स है। बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, और नहीं भी करना है तो मत करो। बट हाँ, आप वो करोगे तो उसमें आपको चैप्टर 4 मिलेगा, जिसमें सोशल रेवोल्यूशंस की बात हो रखी है, जिसमें जैनिज्म बुद्धिज्म की बात हो रखी है, जिसमें 6th सेंचुरी की बात हो रखी है। तीर से तलवार से लड़ के इतिहास में देखा गया है कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ जीता है, दूसरे राज्यों को, दूसरी जगहों को, दूसरी कम्युनिटियों को खदेड़ा है, जीता है, उन पर राज किया है। ठीक है, अपनी अपनी चीजें फैलाई है, लेकिन शांति से, अच्छे से, प्यार से जिंदगी ऊंचे स्तर पे उठ के जीने का कॉन्सेप्ट महावीर लेकर के आए जैनिज्म में, गौतम बुद्ध लेकर के आए बुद्धिज्म में। वो सारी चीजें आप पढ़ोगे, जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं रहा, पूरा फैला वेस्ट तक, अमेरिका तक, यूरोप तक, चाइना तक, जापान तक। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हमें हमारी हिस्ट्री बताती है। आप पढ़ो, देखो, जानो, समझो, आपको पता चलेगा। ठीक है, इनकी गहराई में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि जैन लोगों के 24 तीर्थनाथ थे समथिंग लाइक दैट, जिसमें से महावीर 24वें तीर्थंकनाथ ऐसे कुछ थे वो। ठीक है, गौतम बुद्ध अपने फर्स्ट थे बुद्धिज्म के। ठीक है, अब जब ये बुद्धिज्म जैनिज्म चल रहा था, तब इंडिया की इस भूमि पे कुछ राजाओं ने राज किया, कुछ डायनेस्टियां बनी, कुछ महाजनपद बने, कुछ जनपद बने। उन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ो, जानोगे कहाँ क्या चल रहा था, कौन कौन सी डायनेस्टियां थी। जैसे हिरंक्या डायनेस्टी आपको पता चलेगी, शेषनाग डायनेस्टी आपको पता चलेगी, नंदा डायनेस्टी बाद में आई, गौतम बुद्ध वगैरह महावीर इनके मरने के बाद ये आई। इन्होंने भी बुद्धिज्म को बहुत फॉलो किया, बहुत प्रचार प्रसार किया। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आई। आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप हिस्ट्री का 4th और 5th चैप्टर पढ़ोगे तमिलनाडु बुक्स का, क्लास 11th का, तो आपको समझ में आएगा। और ऐसे करते करते आप फिर आगे मगधा डायनेस्टी की तरफ जाओगे, जैनिज्म बुद्धिज्म को पढ़ने के बाद, कि कैसे उन 16 महाजनपद में से बाद में आगे चल के धीरे धीरे 4 बड़े महाजनपद बने, जिन्होंने बाकी सबको अपने अंदर ले लिया। और जो कि है अवंतिका, मैं आपको बता देता हूं, अवंतिका, वत्सा, कोशाला और मगधा। उस वक्त में देखो, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए राजा क्या कर रहे थे, दूसरे राज्य की बेटी से शादी कर ली, राजा की राजकुमारी से शादी कर ली, तो बस वो राज्य अपना भाई हमारे घर की बहन बेटी का ब्याह दूसरे राज्य में करवा दिया, तो साला जीजा। समझ रहे हो? उससे क्या हुआ, जमीन बढ़ी, कहीं कहीं दहेज में पूरा एरिया मिल जाया करता था। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोगों ने या तो हराया या कैप्चर किया या फ्रेंडली तरीके से अपना राजपाट बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, उसमें आप धीरे धीरे और गहराई में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से इन डायनेस्टियों में लास्ट में जल के मगधा डायनेस्टी ने सब कुछ अपने अंदर ले लिया। समझ रहे हो? फिर धीरे धीरे आप और आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पोरस आया था, उससे पहले आपको पता चलेगा कि साइरस आया था। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे अलेक्जेंडर आया था। ठीक है, कुछ हमारे देश के भी गद्दार थे जिन्होंने उनका साथ दिया, कुछ हमारे देश के भी ऐसे लोग थे जिन्होंने उनसे लड़ाई की। समझ रहे हो? इस पूरे हेर फेर में ये जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, इसके वेस्ट में क्या हुआ वो आपको पता चलेगा, इसके ईस्ट में लोग कैसे रह रहे थे वो आपको पता चलेगा, गैंगेटिक रीजन में, यानी कि वो एरिया जहाँ से गंगा गुजरती है, उस पूरे रीजन में लोग कैसे रह रहे थे, क्या करते थे, क्या ट्रेड करते थे, कैसे उनके व्यापार थे। इससे पहले आपने ऑब्वियसली वैदिक चीज़ों के बारे में पढ़ा, आपको वर्ण सिस्टम पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि कैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय ऊपर की क्लास थे और कैसे बनिए यानी कि वैश्य और शूद्र नीचे की क्लास थे, और कैसे एक वक्त में जब बनियों के पास बहुत पैसा आने लगा, वो ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उनके पास भी पैसा आने लगा, तो उनका भी मन करने लगा कि हमें ऊपर की क्लास में जाना है। ठीक है, वहाँ क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में चलता रहता था। ब्राह्मण अपना दिमाग लगा करके कोशिश करते थे खुद को ऊपर रखने के लिए, राजा जो हुआ करते थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे, तो वो भी ये चीज़ बार बार अपना स्थापित करते रहते थे, सिद्ध करते रहते थे कि हम हैं ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबको अपने हिसाब से जीना है, सबको लगता है कि वही सबसे तगड़ा है।
ठीक है, ये सब हिस्ट्री में आपको पता चलेगा। और इस गहराई में जब आप उतरोगे तो चीज़ें बड़ी सिंपल हो जाएंगी, ये समझनी कि जिस गंगा में को आज हम देख रहे हैं, जहां तक हम पहुंच चुके हैं, उस गंगा की गंगोत्री कहां से चलती हुई आ रही है। अब आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ली, अब आप ज्योग्राफी पे आ जाओ। तो ज्योग्राफी में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक और बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है, वो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब आप आगे आने वाले इस वीडियो में आप ये देखो कि अर्थक्वेक, भूकंप का आना, ये बहुत तगड़ी चीज़ है। धरती के ऊपर वाले सरफेस पे जहां हम रहते हैं ना, वहां पर जब कोई धरती किसी दूसरी धरती के हिस्से से खिसक जाती है तो एकदम से अंदर पूरा का पूरा धड़धड़ हो जाता है, उसे भूकंप कहते हैं। अब जब भूकंप आता है तो वेव्स निकलती हैं, कंपन होता है, समझ रहे हो, वो कंपन धरती के अंदर तक जाता है। ठीक है, उस कंपन को हम लोग साइस्मिक टूल से कैप्चर करते हैं, साइस्मिक वेव्स के जरिए, समझ रहे हो। उन वेव्स से हमें ये पता चलता है कि धरती के नीचे सॉलिड है, लिक्विड है, लावा है, गैस है, तेल है, खनिज पदार्थ हैं, लोहा है, सोना है, हीरा है, कहाँ क्या जवाहरात हैं, अलग अलग चीज़ों को। और गहराई में उतरोगे तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चलेंगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ो आप। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए भी आप एनसीईआरटी के 11th-12th की चैप्टर्स उठाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको शैडो वेव्स के बारे में पता चलेगा। जब आपको वेव्स के बारे में पता चल जाएगा, जो धरती के अंदर वेव्स पैदा होती है उन्हें बॉडी वेव कहते हैं, जो धरती के अंदर जाती हैं उन्हें बॉडी वेव कहते हैं, जो धरती के ऊपर की सतह पर ही रह जाती है उन्हें सरफेस वेव कहते हैं। जो बॉडी के अंदर वेव जाती हैं उनको दो में बांटा गया है, पी वेव और एस वेव। जो धरती के ऊपर के सरफेस पे रह जाती है उनको दो में बांटा गया है, लव वेव और रेलिंग वेव। ठीक है, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं, तो आपने देखा होगा धरती पे कैसे नुकसान हो जाता है। आपको ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में पता चलेंगी। बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग से जाओ, आगे बढ़ो। एंड क्योंकि मैं 2 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो ये टिप्स और गाइडेंस और सजेशन मेरी साइड से एज ए यूपीएससी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो है, गोइंग फॉरवर्ड फॉर डे 17 एंड डे 18। ठीक है, अब आप ज्योग्राफी कर लोगे, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पे जाना, वो मैं आपको आगे शेयर करूंगा कि आप क्या पढ़ो, क्या टॉपिक करो। ठीक है, समझ के लो, समझ के लो, समझ के लो। खुद जिस दिन किताब उठाना शुरू कर दोगे ना कि मुझे ये जानना है, क्योंकि ये समझने से मुझे वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ऐसे खुद से अंदर से आएगा ना, चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। सी यू अराउंड गाइस, मिलते हैं आगे के एपिसोड्स में, तब तक के लिए प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।